तो आज हम पड़ताल कर रहे हैं भारत के एक बहुत ही करिश्माई और शायद कहना चाहिए सबसे रहस्यमयी स्वतंत्रता सेनानियों में से एक की कहानी जी नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जी हमारे पास जो जानकारी है वो घूमती है उनकी कथित मृत्यु के आसपास और उसके बाद उठे सवालों के इर्द गिर्द। मतलब क्या वाकई 1945 में वो विमान दुर्घटना हुई थी? क्या वही सच है या फिर कहानी कुछ और ही है? चलिए इन स्रोतों के जरिए इस पहेली को समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और ये कोई आज का सवाल नहीं है। देखिए, दशकों बीत गए हैं, 70 साल से ज्यादा। जी। और ये रहस्य इतिहासकारों को, सरकारों को, हम जैसे आम लोगों को, सबको उलझाए हुए। सही बात है। हमारे सामने जो स्रोत है ना, उनमें भी कई अलग अलग बातें हैं, दावे हैं। तो आज हमारा काम यही है कि इन दावों की परतें खोलें, उनका विश्लेषण करें और देखें कि ये हमें कहां तक ले जाते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं उस खबर से जो ऑफिशियल मानी जाती है। जी 16 अगस्त 1945 टोक्यो रेडियो से खबर आई जी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का विमान ताइवान के पास ताइहुकू में क्रैश हो गया। हाँ। और बुरी तरह जलने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। हाँ, और जापानी अधिकारियों ने डेथ सर्टिफिकेट भी जारी किया था बाकायदा। तो फिर कहानी यहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, है ना? ऊपरी तौर पर तो ऐसा ही लगता है। हाँ। बिल्कुल। पर जैसे ही ये खबर भारत पहुंची, खासकर नेताजी के जो करीबी थे, उनके सहयोगी, परिवार वाले, उनके मन में शक पैदा होने लगा। अच्छा। हाँ, सबसे बड़ी बात जो इन स्रोतों में बार बार आती है वो ये है कि किसी भी भरोसेमंद करीबी ने, मतलब उनके अपने लोगों ने, उनकी बॉडी देखने का दावा नहीं किया। ओह। कहा गया कि शव इतना जल गया था कि पहचानना मुश्किल था। बस यहीं से वो शक की पहली गांठ पड़ती, आप कह सकते हैं। और कई लोगों ने तो फौरन कहना शुरू कर दिया कि भाई ये हो ही नहीं सकता, ये जरूर नेताजी की कोई चाल है, अंग्रेजों को चकमा देने की, या शायद गुप्त रूप से कहीं और निकलने की। शायद रूस जाने की बात भी उठी। हाँ हाँ, ये बात भी तभी से उठने लगी थी। और इसी शक और दबाव के चलते फिर भारत सरकार ने जांच आयोग बनाए। जी हाँ, बिल्कुल। सरकार पर दबाव बना तो पहला आयोग बना शाहनवाज कमेटी 1956 में। हाँ, मैंने पढ़ा है इसके बारे में। इसने क्या पाया? शाहनवाज कमेटी में नेताजी के एक करीबी सहयोगी शाहनवाज खान खुद भी थे। कमेटी ने काफी जांच की और आखिर में निष्कर्ष निकाला कि हाँ, विमान दुर्घटना हुई थी और नेताजी की मृत्यु हो गई थी। तो मतलब मामला साफ हो गया? नहीं, यही तो पेंच है। रिपोर्ट तो आ गई, पर रिपोर्ट में ही कुछ अंदरूनी मतभेद थे। सारे सदस्य पूरी तरह सहमत नहीं थे। अच्छा। और जब जांच रिपोर्ट ही एकमत ना हो तो सवाल तो उठेंगे ही, है ना? सही बात है। और शायद इसीलिए मामला शांत नहीं हुआ होगा। फिर एक और आयोग बना, खोसला आयोग। जी हाँ, करीब 14 साल बाद 1970 में जस्टिस जीडी खोसला आयोग। इन्होंने भी गवाहों को सुना, दस्तावेज देखे, और इनका नतीजा भी लगभग वही था जो शाहनवाज कमेटी का था, कि मृत्यु हो गई थी। हाँ, कि मृत्यु उसी दुर्घटना में हुई थी। लेकिन उन्होंने भी ये माना कि भाई पुख्ता, जिसे कहते हैं ना, अकाट्य सबूत वो नहीं है। तो नतीजा क्या रहा? आधिकारिक तौर पर मान लिया गया, लेकिन शक अपनी जगह बना रहा। और फिर लगभग 30 साल और बीत गए। 1999 में एक और कोशिश, मुखर्जी आयोग। और यहाँ कहानी ने एक बड़ा मोड़ लिया। सही कह रही हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। जस्टिस मनोज मुखर्जी आयोग, इसने जो कहा उसने तो जैसे पूरे मामले को ही पलट दिया। ऐसा क्या कहा? देखिए, सालों तक जांच चली, विदेश भी गए, गवाहों से मिले, और 2005 में जब रिपोर्ट आई तो आयोग ने साफ साफ कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 18 अगस्त 1945 की उस कथित ताइहोकू विमान दुर्घटना में नहीं हुई थी। क्या बात कर रहे हैं? नहीं हुई थी? जी। और ये भी कहा कि जापान के रेंकोजी मंदिर में जो अस्थियां रखी हैं, जिन्हें नेताजी की बताया जाता है, वो उनकी नहीं हैं। ओए बाप रे, ये तो मतलब बहुत ही बड़ा दावा था। फिर सरकार ने क्या किया? मान लिया इस रिपोर्ट को। यहीं पर तो रहस्य और गहरा हो जाता है। भारत सरकार ने मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट को खारिज कर दिया, अस्वीकार कर दिया। खारिज कर दिया? बिना कोई ठोस कारण बताए? हाँ, बिना कोई ऐसा कारण दिए जिसे पब्लिक डोमेन में संतोषजनक माना जाए। अब ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्यों खारिज किया? हाँ, क्यों? क्या सरकार के पास कोई ऐसी जानकारी थी जो आयोग के पास नहीं थी, या कोई और वजह थी? इस इनकार ने अटकलों को और हवा दे दी। समझ सकती हूँ। अच्छा, इन आयोगों के अलावा भी तो कई और दावे और किस्से हम सुनते हैं जो स्रोतों में भी मिलते हैं, जैसे आपने शुरू में कहा रूस वाली बात। हाँ, वो थ्योरी भी चलती रही। कई दावे आए बीच बीच में। कुछ लोगों ने कहा कि जी, हमने तो नेताजी को 50 के दशक में साइबेरिया की जेल में देखा था। कोई रूसी पत्रकार के हवाले से भी खबरें उड़ी।
फिर एक और चीज हुई। 1966 में ताशकंद में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की अचानक मृत्यु हो गई। हाँ, वो भी एक रहस्य है। बिल्कुल। तो उसके बाद ये अफवाहें भी उड़ी कि शास्त्री जी शायद नेताजी के बारे में कुछ खुलासा करने वाले थे, या उनसे जुड़ी कुछ फाइलें थीं जो गायब हो गईं। लेकिन सच कहूं तो इन सब बातों का कोई पुख्ता सबूत कभी सामने नहीं आया, बस बातें ही रहीं। और एक और बहुत ही दिलचस्प बल्कि रहस्यमयी कड़ी है उत्तर प्रदेश के फैजाबाद वाले गुमनामी बाबा की। इनके बारे में क्या जानकारी मिलती है? हाँ, गुमनामी बाबा या भगवान जी, ये एक साधु थे जो कई सालों तक फैजाबाद और आसपास के इलाकों में रहे, एकांत में। 1985 में उनका निधन हुआ। तो जब उनका निधन हुआ और उनका सामान मिला तो लोग चौंक गए। उनके पास से बहुत सी ऐसी चीजें मिली जो असामान्य थी। जैसे नेताजी जैसी विदेशी सिगरेट, महंगी घड़ियां, बंगाली और अंग्रेजी की बहुत सी दुर्लभ किताबें, नक्शे, चिट्ठियां, और कुछ लोगों ने दावा किया कि उनकी लिखावट भी नेताजी से मिलती थी। अरे जी, इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर उनके सामान की जांच भी हुई, लेकिन निर्णायक रूप से ये कभी साबित नहीं हो पाया कि वो बाबा ही नेताजी थे। पर ये एंगल जो है ना, ये इस पहेली को और उलझा देता है। बिल्कुल। तो अगर हम इन सारी जानकारियों को एक साथ रखें, वो आधिकारिक दावा, फिर जांच आयोगों के अलग अलग बल्कि एकदम उल्टे नतीजे, सरकार का रवैया, रूस वाला एंगल और फिर ये गुमनामी बाबा का रहस्य, सवाल तो आज भी वहीं खड़े हैं, है ना? वहीं के वही। क्या नेताजी उस विमान हादसे में मारे गए थे? क्या उन्होंने अपनी मौत का नाटक रचा था? क्या वो रूस पहुंचे थे? या फिर गुमनामी बाबा के रूप में उन्होंने अपनी बाकी जिंदगी गुमनामी में बिताई? देखिए, इन स्रोतों के आधार पर कोई एक जवाब पत्थर की लकीर की तरह देना नामुमकिन है। हर थ्योरी के पक्ष में कुछ बातें हैं, विपक्ष में कुछ, लेकिन ठोस सबूत वो किसी के पास नहीं। पर एक बात साफ है, सुभाष चंद्र बोस सिर्फ एक महान स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं थे, बल्कि वो भारतीय इतिहास की शायद सबसे बड़ी अनसुलझी पहेलियों में से एक बन गए हैं। उनकी कहानी हमें ये भी सिखाती है कि इतिहास कितना जटिल हो सकता है, और कभी-कभी सबसे बड़े सवालों के जवाब शायद मिलते ही नहीं। तो स्रोतों का ये विश्लेषण हमें किसी अंतिम सच तक तो नहीं पहुंचाता, पर हाँ, सोचने के लिए कई नए दरवाजे जरूर खोल देता है। और शायद सबसे जरूरी बात यही है कि इतिहास को सिर्फ मान न लिया जाए, उस पर सवाल उठाते रहा जाए, जैसा कि ये स्रोत भी हमें करने को कहीं ना कहीं उकसाते हैं।